साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 24 अगस्त 2021 को यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट परीक्षा हुई है 2 पालियों में, उसके दोनों के प्रश्न पत्र यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहां से जाकर प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज इसकी पहली पाली में जो प्रश्न हुआ है, जो प्रश्न पत्र था जो दिया गया था, उसमें ए सीरीज का यहाँ पर देखिए लिखा है कि ए सीरीज का प्रश्न पत्र है। बिना देर किए चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, यहाँ पर 4 आपके शासकों के नाम दिए हैं: शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। ठीक है, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि किसने पहले शासन किया और किसने बाद में। तो यहाँ पर हम आपको इनका क्रम बता दें। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। तो इल्तुतमिश ने शासन किया, आपको पता होगा कि गुलाम वंश के ये शासक था। इसके बाद खिलजी वंश आया, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। इसके बाद फिर हुमायूं के समकालीन शेरशाह सूरी, आपने पढ़ा होगा। हुमायूं की और शेरशाह सूरी के मध्य कई युद्ध हुए। तो हुमायूं जो था वो शेरशाह सूरी के समकालीन था, तो ये पहले होगा, और अकबर उसके बाद में। तो क्रम क्या बन जाएगा? 4 3 1 2, यानी कौन सा विकल्प? बी विकल्प इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा तुकाराम, यानी संत तुकाराम जो हैं वो शिवाजी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वास्तव में बहुत ही आसान प्रश्न आए थे, दोनों पालियों में प्रश्न बहुत आसान थे। तो इसके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी इसका बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 4 है, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता जो है वो किससे? चिकित्सा से संबंधित है। राजनीति, वास्तुकला या गणित से नहीं, किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है BC 261 में कलिंग युद्ध, बिल्कुल सही है, ये 261 में ही कलिंग युद्ध हुआ था। AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल ये भी ठीक है। AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी ठीक है। इसमें जो गलत है वो इसका चौथा विकल्प है, यानी डी। ये जोड़ा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि AD 1709 में नहीं, AD 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो ये गलत सुमेलित है, अर्थात इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो विकल्प हैं दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो किसको जाना जाता है? यहाँ पर दादा भाई नौरोजी सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया? दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 7 है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? एक हमें लग रहा है इधर अप्रैल में हुई थी, अप्रैल 1916 में, और एक सितंबर में। तो ये शुरू हुई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वें का पहला, यानी ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्न का मिलान करें। मिलान करना है यहाँ पर कि कौन सा संस्थान जो है वो किसने स्थापित किया था? ब्रह्म समाज। आपको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय ने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्म समाज यानी ए को 3 से मिला दिया, आगे देख लेंगे, फिर हम पहले मिला लेते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। आर्य समाज, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। और सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले इन्होंने की है। तो हमारा ये बन जाएगा 3 1 2 5। देखते हैं किस में मिलता है। 3 1 2 5 ये मिल रहा है सी में। किस में है? सी में, यानी इसका 8वें का सी वाला विकल्प, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो यहाँ पर बात हो रही है 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। देखिए 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन 1939 में जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ, वहाँ पर त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है उसको, वहाँ पर गांधी जी और उनके बीच टकराव हुआ। गांधी जी ने पट्टाभ सीतारामैया को अपनी तरफ से, मतलब इन दोनों के बीच मतदान हुआ अध्यक्ष बनने को लेकर, सुभाष चंद्र बोस जी और किसके?
पट्टाभी सीतारामैया के मध्य। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुछ और है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, मतलब पूछ रहा है कि इस्तीफा देने के बाद इसका प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो इस्तीफा देने के बाद जो प्रस्ताव है वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, यानी इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और वास्तव में सुभाष चंद्र बोस ही इसके अध्यक्ष थे, लेकिन जब ऐसा टकराव हो गया, कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पर टकराव हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया को, जो कि गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी थे, इनको हराया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है कि इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था इस्तीफा के बाद, तो वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब। यानी ये जो परियोजना है सलाल पनबिजली परियोजना, ये चिनाब नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, वसंत विषु, या इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, ये कब होता है? ये होता है 21 मार्च को। इसका उत्तर ए हो जाएगा। कब होता है? 21 मार्च को, 20 या 21 मार्च को होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि राजस्थान में खेतड़ी और एक मध्य प्रदेश में स्थान का नाम है बालाघाट। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं यहाँ पर तांबा बाहुल्य क्षेत्र हैं, तांबा उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो ये राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका विकल्प सी हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ठीक है, असम में। इसका विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? यहाँ पर पूछा गया कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, कावेरी है? नहीं है, कावेरी नहीं है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी भी नहीं है। यानी 2 और 3 हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी वाला। 15 का विकल्प होगा बी वाला, यानी 2 और 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, बैंक दर का अर्थ है। विकल्प हैं, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अगला है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी गलत है। बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर डी है, यानी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। मैंने आपको बताई भी थी कि बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, ये चारों इनके टर्म हैं। ये इसके इकोनॉमिक्स के आपको पता होने चाहिए। ये मौद्रिक नीति जब जारी होती है तो ये निर्धारित की जाती है, घटाई या बढ़ाई जाती हैं कुछ। अभी जो करंट अफेयर्स वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आपको पता हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो पहले तो इसका उत्तर बता देते हैं। तो इसका उत्तर होगा साख सर्जन बढ़ जाएगी। सी इसका उत्तर होगा। और कैसे बढ़ जाएगी इसका भी कंसेप्ट बताते हैं। देखो, इसको जो नकद इसको बोलते हैं नकद कोषानुपात, इसको बोलते हैं CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। जब CRR घट जाएगा तो बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रखना होगा। ठीक है, CRR वो रेशियो होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। तो जब ये CRR घट जाएगा तो बैंकों को आरबीआई के पास कम रिजर्व रखना, कम कैश रखना पड़ेगा, कम रेशियो में रखना पड़ेगा कैश। और जो अधिकाधिक कैश होगा वो किसके पास होगा? बैंकों के खुद के पास होगा। और इससे जब उनके खुद के पास होगा तो वो उसको कहीं पर किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो क्रेडिट जिसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, ये जो है बढ़ जाएगा। यानी उनके पास अधिक पैसा होगा तो वो साख सर्जन जो है उसका असर क्या पड़ेगा? वो बढ़ जाएगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज, यानी विकल्प सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो यह विशेषता होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। किसकी? इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं जो ऊपर दी हुई है प्रश्न में। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो यह हस्ताक्षरित होता है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर खाली 1 रुपये का जो नोट होता है वो विभिन्न होता है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 1 रुपये का जो नोट होता है वो किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये का जो नोट है उस पर आरबीआई के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, यानी ए। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा और फेरा ये महत्वपूर्ण थे दोनों, फेमा और फेरा। ठीक है, FERA। तो फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये है बी वाला। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिन साथियों ने बी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये इसका उत्तर क्या है? बी वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है?
तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं संविधान की बात हो रही है यहाँ पर, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें राज्य सूची में शामिल है, किसमें है राज्य सूची में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत है, किसमें है, डीपीएसपी में है। और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, यह शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। यह है अनुच्छेद 21(1) से। ठीक है, आप लोग बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक अधिकार, मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो यह जो है अनुच्छेद 21(1) से संबंधित है, इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न पूछा रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो इसका उत्तर पहले बता देते हैं, ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और किस तिथि को रखा था, ये रखा था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। देखिए यहाँ पर 3 तिथियाँ महत्वपूर्ण हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो फ्रांस की तर्ज पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो यानी 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके ठीक 2 दिन बाद देखिए घटनाक्रम ऐसे याद करिए, 9, 11, 13। ठीक है, 9, 11, 13। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। देखिए प्रस्तुत होने और पारित होने में अंतर है, तो इसका उत्तर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो अनुच्छेद 29 में है। अगला देते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, विज्ञान का प्रश्न है ये। तो ठोस चालक में धारावाहक जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही मूवमेंट करते हैं। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। ये मैंने प्रश्न पढ़ा है, जो विज्ञान वाला भौतिक विज्ञान का प्रश्न बताया था, भौतिक विज्ञान का वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। ठीक है, और एक कितने वर्ष में, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी विकल्प बी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaOCl2। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, 18 कैरेट में आप सबको पता होगा कि जो 100% सोना होता है जिसके आभूषण बनना संभव नहीं है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, कोई अगर कह रहा है कि वो आपको 24 कैरेट का सोना दे रहा है तो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि 24 कैरेट के सोने के आभूषण बनना संभव नहीं है, इतने लचीले होंगे कि वो टूट जाएंगे तुरंत हाथ में पकड़ते ही या पहनने के दौरान। तो 24 कैरेट सोने के आभूषण संभव नहीं है बनाना। 24 कैरेट जो होता है उसमें 100% सोना होता है। इसमें धीरे धीरे कुछ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, मिलावट की जाती है, उसमें सोने का परसेंट जो है डाउन हो जाता है। जो मार्केट में औसतन चलता है वो 22 कैरेट का, 18 कैरेट का या 16 कैरेट का, ये 3 वैरायटी चलती हैं। इससे नीचे भी हो सकती हैं। जैसे जैसे इसमें सोने की मात्रा कम करते जाएंगे वैसे वैसे ही कैरेट भी घटता जाएगा। तो 22 कैरेट में कितने ग्राम सोना होगा आपको ये बता दें, कितना प्रतिशत सोना होगा ये बता दें। तो ऐसे निकालिए 22/24 × 100। ठीक है, जब इसको आप हल करेंगे तो उत्तर आएगा 88। इसको हटा देते हैं सब, कैसे, जैसे 22 कैरेट में निकालना हो तो 22/24 × 100। ठीक है, उत्तर आएगा 88। आप क्या करें, जैसे हमको 18 कैरेट में निकालना है तो कैसे निकलेगा, 18/24 × 100। ठीक है, 6 से काट दें, 6 × 18, 6 × 24, 4 से इसे काट दें, 25, कितना हो गया, 75। यानी 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना हो गया, 75%। ठीक है, ऐसे ही 16 कैरेट में, 16 कैरेट भी ऐसे निकाल लो, 16/24 × 100। तो 16 कैरेट में प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 66.66। ये प्रतिशतता होगी 16 कैरेट में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 18 कैरेट में कितनी होगी, 18 कैरेट में हो जाएगी 75%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30, इसका उत्तर हो गया बी वाला 29वें का। प्रश्न संख्या 30 है, संतरे में बहुतायत में होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी,
ये इसका ए वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क लगाए, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स बटे 196 बराबर 72/56। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, एक्स बटे 196 बराबर 72/56। ठीक है, अब 196 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको अंडर रूट में पढ़ा रहने दीजिए। अब इसको बाहर ले आए हम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स बटे 14, यानी अंडर रूट इसके नीचे भाई ऐसे लिखा जब हमने अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट 196 बराबर 72/56। ठीक है, ऐसे लिखा। अब 196 को ओपन करेंगे अपन 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी लिख दिया हमने अंडर रूट एक्स अपान 14 इज इक्वल टू 72/56। अब यहाँ से काटो इसको, 14 चक्कू 56 4 हो गया, 4 से कटा 18 हो गया। ठीक है, अंडर रूट एक्स बराबर 18 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 की पावर 2। कितनी हो जाएगी, 18 की पावर 2, यानी 18 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 324। जिन साथियों ने 18 लगाया उनका प्रश्न गलत है, उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है 324। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। 885 3 बार 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 अपान 885 गुणे 885 इस प्रकार से है। तो इसमें 885 को ए मान लीजिए, ए बराबर 885 और बी बराबर 115 ऐसे। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, जब ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे तो ये और ये नीचे वाला कट जाएगा। ठीक, बचेगा ए प्लस बी, और ए था 885 और बी है 185, ए प्लस बी इनको जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 1000। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1000 इसका उत्तर होगा। जिन साथियों ने डी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। आपने कक्षा 9 की गणित पढ़ी होगी, उसमें संयुग्मी वाले प्रश्न हैं। ठीक है, √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। अब इसके संयुग्मी से गुणा करो, तो √5 माइनस √3 संयुग्मी में क्या होता है, जो नीचे वाला होता है उसी के बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं। ठीक, ऐसे गुणा की जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √5 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपान ये ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, नीचे हो जाएगा 2, तो ऊपर हो जाएगा √5, फिर से लिख देते हैं √5 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ पर, माइनस प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√15। आप जब √5 माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, अपान नीचे हो जाएगा 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 धन 3 माइनस 2√15, यानी 8 माइनस 2√15, तो हो जाएगा 8 माइनस 2√15 अपान 2। 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 का 2 यानी 4 माइनस √15, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 माइनस √15 यानी बी वाला। ठीक है, जिन साथियों ने बी लगाया है उनका उत्तर ठीक है। आगे देखते हैं, टीवी सेट का मूल्य 30%, प्रश्न संख्या 34वां है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। अब ये वाले प्रश्न इतने आसान होते हैं कि एक मतलब मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं। देखिए बताएं, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर क्या करते हैं, मान लेते हैं 100 था पहले मूल्य, अब 30% घटा दिया, कितना हो गया, 70 हो गया। भाई 100 से 30% घटाया, कितना हो गया, 70। उसकी बिक्री भी मान लेते हैं पहले 100 थी, बिक्री कितनी हो गई, 20% बढ़ गई, कितनी हो गई, 120 हो गई। भाई 100 से 70 किया, 30% घट गई, ये हो गई मूल्य की बात, और ये हो गई बिक्री की बात। तो बिक्री 100 से 120 हो गई। पहले बिक रहा था टोटल माल हमारा 10,000 का, और अब बिक रहा है 8400 का। ठीक है, यानी 0 हटा दो, यानी 100 रुपये पहले बिक रहा था, बाद में 84 का बिक रहा है। तो क्या हो गया, 100 से 84 पे गया है, तो 16% घट गया ना। भाई 100 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इसके सापेक्ष, तो 16% की घटौती हुई, यानी घट गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16% घट गया। दुकानदार की आय जो है वो 16% घट गई। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। अब 4 की औसत आयु है 18.5, तो इसको पहले गुणा कर लो, 4 गुणे 18.5, तो 18 चौको 72 और 2 74, ये 74 हो गई। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। ठीक है, पहले 18.5 है, फिर 20% बढ़ हो जाएगी, यानी 18.5 गुणे 1.20, 20% बढ़ा दिया हमने। ठीक है, सीधे बढ़ाया है, तो ये बन जाएगा 12 पंचे 60, 12 अट्ठी 96 और 6 102, और हासिल 10, 12 कम 12, 10 22, यानी 222, यानी 22.2। यानी जब 4 खिलाड़ी थे उनकी औसत आयु 8.5 थी, 18.5 थी,
लेकिन जब उनके कोच को शामिल किया तो औसत आयु हो गई 22.2। आप क्या करेंगे, 18.5 गुणे 4 बराबर x धन 5, कुछ गलत कर रहे हैं हम, एक सेकंड। हाँ, ये जो है जब 5 खिलाड़ी हो गए तो कितनी होगी, 22.2 हो गई। तो एक तरफ जो है 18.5 गुणे 4, इसकी थी 74, ठीक है। जब 22.2 थी और इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 5 दूनी 10, 22 पंचे 110, 111 हो गई। यानी जब कोच मिलाकर औसत आयु, कुल आयु जो होगी वो 111 हो जाएगी। तो 111 से 74 घटा देंगे सीधे, 111 माइनस 74, यानी उत्तर आ जाएगा इसका 37 वर्ष। कितना हो जाएगा, 37 वर्ष इसका सही उत्तर है। जिन साथियों ने डी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। हिंदी प्रारंभ हो रही है यहाँ पर। एकल का विलोम शब्द है, तो विकल्प है बहुल, उपयुक्त, पर्याप्त और अकेला, ठीक है। तो अकेला जो है वो दुकेला का है, ठीक है। एकल का क्या हो जाएगा, एकल का हो जाएगा बहुल। क्या हो जाएगा, इसका ए उत्तर ठीक है, एकल का विलोम शब्द बहुल है। अगला है दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो विकल्प है तिरस्कार, व्यथा, अहंकार, स्वाभिमान। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द जो है वो है हमारा, दर्प माने होता है घमंड, ठीक है। और पर्यायवाची पूछ रहा है यानी समानार्थी, समान, तो घमंड, दर्प और अहंकार समानार्थी हैं, यानी दर्प का पर्यायवाची अहंकार हो जाएगा। विकल्प बी इसका ठीक है। अगला है मन को हरने वाला। वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ हो गए नहीं इसमें, मनोहर है, मन को हरने वाला, मनोहर, ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगले लेते हैं गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। विकल्प हैं दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना या कम बोलना। तो इसका उत्तर जो है वो बी सही है, यानी थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विकल्प हैं महत्वाकांक्षा, इस प्रकार से लिखा है, तो इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है आपको बताना है। तो मैंने आपको एक बार समझाया था, इसमें पहचान करनी है। देखिए महत्व, हम देखिए आपने अगर देखा होगा तो मैं जब वीडियो का थंबनेल बनाता हूँ तो मैं लिखता हूँ उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और यदि आपने गौर किया है तो देखा होगा महत्व में मैं हमेशा महत्व सही लिखता हूँ, आधिता फिर आधिता ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। महत्व तत्व भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जब लिखते हैं इसको वास्तव में तो ऐसे लिख देते हैं और इसमें हल्का सा आगे ऊपर जोड़ देते हैं, जिसमें वो पता नहीं चलता है, 2 आधिता होती हैं ये, ठीक है। तो जिसमें 2 आधिता हैं वो वाला सही है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये सही है। कौन सा वाला है, इसका सी सही है, यानी महत्वाकांक्षा जो है सी वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए ये वाला। चलिए आगे देखते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेहरूज वाज ए माइंड मेनी साइडेड पर्सनालिटी। नेहरू की जो है बहु बहु मतलब इसको बोल सकते हैं कई सारे इंटरेस्ट थे उनकी पर्सनालिटी में। मेनी साइडेड पर्सनालिटी का अर्थ आगे पूछा भी गया है प्रश्न में। आगे देखते हैं, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रेजिस्टिंग टेरनी इन हिम द साइंटिस्ट एंड द। इस प्रकार से पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने पूरा पढ़ा है पैराग्राफ, इसका अर्थ निकाला है। चलते हैं सीधे प्रश्नों पर बिना समय व्यतीत किए हुए। प्रश्न संख्या 41 है, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो जो पहले ही लाइन में दिया हुआ है ए मेनी साइड पर्सनालिटी, इसका अर्थ है, इसका विकल्प सी वाला सही है। इसका अर्थ है अ पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्टेस, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे, जिसको काफ़ी सारी चीज़ों में रुचि होती है, उसको बोलते हैं मेनी साइडेड पर्सनालिटी। तो इसका उत्तर सी हो गया। अगला लिखते हैं पीटी नेहरू इंजॉयड, ठीक है। विकल्प हैं रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। अगला है फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स। अगला है रजिस्टिंग टर्नी। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पंडित नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है। तो साइंस और ह्यूमनिज्म के बारे में इनका एक स्टेटमेंट मैंने हाईलाइट किया था, कहाँ पे दिया है, परफेक्ट बैलेंस करके एक शब्द दिया है, ये देखिए, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वेयर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। तो इसमें जो बैलेंस वाली बात है वही इसमें है, इक्वली वाली। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो है स्टेटमेंट सही होगा और इसका 43 का सी वाला विकल्प सही होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भी मनुष्य हैं, मानव हैं, हमसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, ऐसा हम नहीं मानते कि हम बिल्कुल परफेक्ट इंसान हैं, हमसे गलतियां नहीं होती हैं। तो इस पूरी जितना भी प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, अगर कहीं पर आपको गलती दृष्टिगोचर होती है, नज़र आती है, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम उसको पिन करके सुधार देंगे। चलिए अगला देखते हैं, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। किसका देखना है सिनोनिम, किसको देना है, फेमस का,
ठीक है, फेमस माने होता है प्रसिद्ध, और यहाँ पर पॉपुलर दिया हुआ है, पॉपुलर माने भी प्रसिद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स यानी समानार्थी, पर्यायवाची। ठीक है, तो फेमस का हो जाएगा पॉपुलर। अगला देखते हैं प्रश्न क्या इसका 44 का क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर सही है। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट है, इसका विलोम देना है, तो विलोम इसका हो जाएगा ऑब्वियस भी नहीं है, लिम्पिड भी नहीं है, क्लियर भी नहीं है, क्या हो गया, ओपेक। क्या हो जाएगा, ओपेक जो है वो ट्रांसपेरेंट का विलोम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या 46, तो ऊपर क्या हो गया इसमें 45 में सी वाला सही है। 46 देखते हैं, निम्न दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान जिस प्रकार संबंधित है पक्षी से, उसी प्रकार नर विज्ञान जो होता है वो संबंधित होता है मानव से। इसका उत्तर हो जाएगा मानव। नृसेंस आपने पढ़ा होगा, नृसेंस हत्या। ठीक है, तो नृ इसमें यहाँ पर जो है उसका अर्थ मानव से ही है। तो नृविज्ञान जो है, नृविज्ञानी संबंधित होते हैं मानव विज्ञान से, यानी जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें मानव विज्ञान का मानव का अध्ययन किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैनकाइंड या मानव, सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। विकल्प हैं दही, मक्खन, तेल और पनीर। यहाँ पर तीन वस्तुएं जो हैं, तीन पदार्थ जो हैं, खाद्य पदार्थ, ये दुग्ध उत्पाद हैं, दूध से बने हुए हैं, दही भी, मक्खन भी और पनीर भी। केवल तेल है जो अन्य तीन से अलग है, ये दुग्ध उत्पाद नहीं है। तो इसका विकल्प क्या होगा कि कौन सा एक शब्द है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, तो इसका उत्तर हो जाएगा तेल, सी उत्तर इसका सही है। अगला देखते हैं, किसी निश्चित कोट में PRODUCT प्रोडक्शंस को ये लिखा गया है, तो इसी कोट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका उत्तर आपको बता दें सीधे सीधे, इसका उत्तर ए होगा, PDJDOVBSJNO, मिला लीजिएगा, इसका ये उत्तर है इसका ए वाला। अगला देखते हैं प्रश्न का 49, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो इस प्रकार के रिश्ते जो होते हैं उसमें अपने ऊपर रखकर देख लो, सबसे अच्छा हल करने का तरीका ये होता है। मैं मान लेता हूँ मैं निखिल हूँ, तो मैं रीता को एक महिला है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। अब नीचे से चलिए, इकलौता पुत्र हूँ पुत्र का, यानी ये वाला पुत्र जो हो गया मेरे पिताजी हो गए। अब इन पिताजी की माँ यानी हमारी दादी जी, तो ठीक है, लिया मैं उनकी माँ की, दादी जी हो गई, या माँ जो यहाँ पर है ये दादी जी हो गई। अब इनकी माँ यानी इनकी बेटी की बात हो रही है, तो दादी जी की बेटी कौन हो गई, बुआ जी। कौन हो गई, बुआ जी हो गई। और इकलौते पुत्र की बात कर रहे हैं, तो यानी कि वो इकलौता ही पुत्र हो सकता है, कौन, जो बुआ जी के भाई का लड़का है। यानी हमारे जो पिताजी हैं, पिताजी की बहन बुआ जी हुई, या हम कह सकते हैं हमारी दादी की बेटी जो है वो बुआ जी हुई। तो इसको जब पीछे से लेकर चलेंगे तो इसका उत्तर बुआ जी ही निकलेगा। ठीक है, तो मैं उसकी माँ के पुत्र यानी किसकी, बुआ जी की माँ यानी दादी जी, उनके पुत्र यानी मेरे पिताजी, उनका इकलौता पुत्र हूँ। या फिर अगर इकलौते पुत्र लगा देते तो और अच्छा होता, विकल्प में और मतलब सटीकपन आ जाता। तो इकलौता पुत्र हूँ यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, मैं उस महिला यानी रीता का वो जो है बुआ हो गई। अगर पूछा था कि निखिल का रीता से क्या संबंध है, तो निखिल भतीजा है, लेकिन पूछा जा रहा है रीता का निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता जो है वो बुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि संबंध किससे पूछा जा रहा है। यहाँ पर तो खैर भतीजा नहीं दिया हुआ है, अगर भतीजा लिखा होता है यहाँ पर विकल्प में, तब जो है प्रश्न थोड़ा अटपटा जाता, और यहाँ प्रश्न अगर ये दिया होता कि निखिल का संबंध क्या है, तब भतीजा ही सही होता। ऐसा प्रश्न समीक्षा अधिकारी में मुख्य परीक्षा में आ चुका है, तो आपको देखना पड़ेगा कि संबंध किसके किसके बीच में, किसका किससे पूछ रहा है, ये आप गौर करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, तो इसमें देख लिया आपने, बुआ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, यानी किसी वर्ष की बात हो रही, पूछा रहा है 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, यानी कितने सोमवार पड़ेंगे उस महीने में। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि अगस्त में 31 दिन होते हैं। ठीक है, 31 दिन होते हैं, और 25 अगस्त को गुरुवार है। 25 अगस्त को गुरुवार है, तो इसके जस्ट पहले वाले सोमवार को चलिए, तो इसके पहले वाला सोमवार जो आएगा वो आएगा 22 अगस्त को। ठीक है, 22 के बाद 23, 24, 25, हाँ ठीक है, 22 अगस्त को सोमवार आएगा। अब 22 को सोमवार है तो 29 को भी सोमवार होगा उसी महीने की। 29 के बाद फिर अगले महीने में चले जाएंगे हम, अगस्त छूट जाएगा। 22 के पहले वाले में आइए, 15 को सोमवार होगा, 8 को सोमवार होगा और 1 को सोमवार होगा, यानी 1, 8 भाई 7 दिन के 7 दिन बाद जो है वही दिन फिर से रिपीट होता है। तो 1 को, 8 को, 15 को, 22 को और 29 को, यानी कुल 5 सोमवार इस महीने में पड़ेंगे, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। अब यहाँ से करंट अफेयर्स प्रारंभ हो रही है। निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन हुआ। तो हाल ही में 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजना यानी लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये इसका क्रियान्वयन हुआ है।
वो 6 शहर हैं, अगरतला, रांची, चेन्नई, इंदौर, लखनऊ और राजकोट। ठीक है, उसमें पटना नहीं है और पटना ही यहाँ पर उत्तर है। यहाँ पर क्रियान्वयन नहीं हुआ पूछा जा रहा है, तो पटना इसका उत्तर है, पटना में क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर हो गया डी। अगला देखते हैं, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो विकल्प है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, आइडिया या वोडाफोन। अब तो आइडिया वोडाफोन मर्ज भी हो गई हैं। तो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, आपने देखा होगा सबसे स्पीड में ग्रोथ किसने की है? रिलायंस जियो ने की है, और यही इसका उत्तर है। विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? वो दूरसंचार कंपनी है रिलायंस जियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 53। बोल्ड यानी बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राट, ये परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? ये तो यदि आपने थोड़ा यहाँ पर कॉमन सेंस लगा लिया होता कि इस प्रकार से जो बांसों को इनको जो है सूखे में ड्राट से अगर थोड़ा कोरिलेट किया होता आपने, तो राजस्थान आपने विकल्प लगाया होता, और ये राजस्थान ही इसका सही उत्तर है। यानी जो बोल्ड परियोजना है ये भारत के राजस्थान में शुरू की गई है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह देश है घाना। कौन सा है? इसका उत्तर घाना है। नाइजीरिया, अफ्रीका या सूडान नहीं है। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला अफ्रीकी देश है, तो ये है घाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री। देखिए यहाँ पर पहली तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अब यहाँ पर चूंकि अभी करंट अफेयर्स की घटना है, 1-2 महीने पहले की घटना है ये, तो इसका सही उत्तर होगा सिरीसा बांदला। क्या होगा? सिरीसा बांदला। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपने प्रश्न देखे होते, विकल्प देखे होते, तो देखिए बादला करके 2 विकल्प कन्फ्यूज करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे साथी होते हैं, हमने देखा है, हमारे ही एक साथी हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत हिंट याद कर लेते हैं कि महिला अंतरिक्ष यात्री, अच्छा बांदला करके कोई हैं, बस इतना याद कर लिया, और वहीं पर विकल्प ऐसे डाल दिए जाते हैं कि मतलब श्रेया बांदला या श्रीज बांदला। आपने यहाँ पर अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप अगर थोड़ा होशियार होते या फिर थोड़ा आपका आईक्यू बढ़िया है, तो आप यहाँ पर विकल्प देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि इन 2 विकल्पों में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, तो इन्हीं में से कोई होगा। अब इन्हीं में से आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा देते हैं, अगर आपको आता है तब तो सबसे अच्छा है, कि श्रीसा बांदला इसका उत्तर है। चलिए, तो इसका उत्तर ए हो गया। अगला देखते हैं, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? विकल्प है योगेश्वर दत्त, अगला है सुमित मलिक, सी है रविंदर सिंह और डी है पवन कुमार। तो इसका उत्तर है बी, यानी सुमित मलिक, इन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड, यानी इंड टू इंड बोल सकते हैं, एंड टू एंड गलत लिखा है, इंड टू इंड है, इंड टू इंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो यह शिमला में लागू की गई है, यानी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में इंड टू इंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, उसका उत्तर हो गया हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडाइस प्लस शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यूडाइस प्लस शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58, इसका उत्तर हो गया बी वाला, यानी शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने, यानी कंपनी जो है मोबाइल कंपनी वीवो जिसके मोबाइल बनते हैं, ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वीवो ने। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित पोर्टल, इसका नाम है सुपेस, भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। करंट अफेयर्स के थोड़े कठिन प्रश्न आए थे इसमें। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ये भूगोल का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और बहुत ही आसान भी कह सकते हैं। भारत के पड़ोसी राज्यों को कौन कौन से राज्य छूते हैं, ये आपको अच्छे से कंठस्थ हो। खाली इसी परीक्षा के लिए नहीं, आप आगे आरओ की जो परीक्षा है उसके लिए या यूपीपीसीएस की परीक्षा देंगे उसमें भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आरओ में तो खैर आता ही है। एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ जो भारत की भौगोलिक परिस्थिति होती है उससे जुड़ा हुआ, तो नेपाल से इसका कोड हमने बनाया था, इसका BUBUS, बुबूस इसको हम बोलते हैं ऐसे शार्ट में। बी फॉर बंगाल, उत्तर प्रदेश, या इसको बिहार कह सकते हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। BUBUS, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, ये 5 राज्य छूते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। कितने राज्य साझा करते हैं? 5 राज्य। अगला प्रश्न है, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है?
तो कोस्टा रिका की राजधानी बीजिंग, दिल्ली, इतने आसान विकल्प। कभी कभी ऐसा होता है विकल्पों में फंसा, थोड़ा कठिन विकल्प बनाए होते तो आप फंस जाते हैं। दिल्ली पता है नहीं है, ढाका पता है नहीं है, बीजिंग भी पता है किसकी है, बचा कौन सा? सांजोस। सबने लगा दिया होगा कि सांजोस। अगर ये भी आपने गलत किया है तो फिर आपकी गलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सांजोस जो है वो कोस्टा रिका की राजधानी है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? विकल्प हैं तमिल, मलयालम, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्रेट अंडमानी और सिंहला। तो यहाँ पर इसमें जो है नज़दीक के जितने भी स्टेट हैं वो ले लिए गए हैं, सिंहला, तमिल भी, ग्रेट अंडमानी भी और मलयालम भी। तो इसमें जो है इसका सही उत्तर है मलयालम, यानी लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। बी, जिन्होंने बी लगाया है उनका उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए प्रश्न को गौर से पढ़ना है आपको। दिया है भारत के संविधान के अनुसार, यानी संविधान में जो निहित था वहाँ पर लिखा गया था, और वहाँ पर लिखी थी 552। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में आप लोग बताइए कितने लोकसभा के सदस्य हैं। और अभी जो एंग्लो इंडियन थे वो हटा दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान के नहीं पूछे हैं, लोग संविधान के अनुसार पूछे हैं, तो इसका उत्तर 552 ही होगा। ठीक है, 552 होगा। अब ये देखने का विषय होगा कि इस पे आयोग क्या करता है, आंसर की में क्या इसका उत्तर देता है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर 552 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा है संविधान के अनुसार। ठीक है, तो इसका उत्तर 552 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प हैं 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, 3 अक्टूबर। ठीक है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो इसका विकल्प क्या हो गया? पहला विकल्प, यानी ए सही है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, सार्क के 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो ये हो गया 8 देश जो इसके सार्क के सदस्य देश हैं। इसमें म्यांमार नहीं आया। नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है, लंका है, ये सब 8 हो गए। कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। तो इसका सार्क का सदस्य देश नहीं है, कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं, ओणम किस भारतीय राज्य राज्य अभिलेख केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, केरल का है। किसका है? ओणम जो है केरल का एक सांस्कृतिक उत्सव है, मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका उत्तर सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे क्रम चलता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम है इनका सूर्य से बढ़ती हुई दूरी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे है। ठीक है, तो बुध सबसे नज़दीक, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर सूर्य है, तो उसके सबसे नज़दीक क्या है? बुध है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुध, यानी मरकरी ग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका उत्तर होगा बुध। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो आपको पता होगा, विकल्प देख लेते हैं, सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में दिया गया था। आप लोग बताइए किस कृति के लिए दिया गया था? ठीक है, 1913 में किस फील्ड में और किस कृति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रश्न के 71 देखते हैं। अब ये आगे कौन से गद्यांश वाले गद्यांश पढ़ेंगे और उनसे प्रश्न देंगे, प्रश्न उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है उनके उत्तर देंगे। चलिए देखते हैं। दिया है, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत को परीक्षण भी किया, इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया कि वे नितांत सफल सिद्ध हुए, और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांतिकाल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो ये पूरा गद्यांश है, गद्यखंड है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का 71 है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। ठीक है, अगला है व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, और अगला है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो आप पीछे पलट के देखते हैं कि पैराग्राफ में कहाँ पर इसका दिया है, इसका उत्तर कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है
क्या है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसका दिया हुआ है इसका ये है, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए शांति आवश्यक है। ठीक है, तो किसके लिए, मानव जाति के विकास के लिए। यहाँ पर देखिए इस लाइन में दिया हुआ है, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। 71वें का उत्तर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मानव जाति के विकास के लिए, ये इसका उत्तर हो गया। अगले लेते हैं 72वां, दिया है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। देखते हैं विकल्प, हिंसा और भय, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, इसको छोड़ो, ये कट गया। एलिमिनेशन मेथड भी अपनाया करो आप लोग। हिंसा, अगला है आत्मीयता और समीपता, इसकी भी कहीं पर बात नहीं हुई। परिश्रम और ज्ञान, इस पे टॉपिक है ही नहीं। टॉपिक हमारा पूरा जो हमने पढ़ा वो अहिंसा और प्रेम और घृणा इस पर है। ठीक है, तो यही विकल्प सबसे सटीक है और यही इसका उत्तर भी है, और हम ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, अच्छा बता देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, कहाँ पर ढूंढना पड़ेगा हमको भी, बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये देखिए लिखा है, बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। ठीक है, हमारा प्रश्न भी यही था कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो प्रेम और अहिंसा। क्या हो गया, प्रेम और अहिंसा, ये इसका उत्तर हो गया। अगला है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, ये भी कहीं पर लिखा हुआ है, कहाँ पर, ये देखिए ऊपर है। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। एज इट इज दिया हुआ है, तो किसके द्वारा, अहिंसा द्वारा, यानी इसका सी विकल्प सही है। अहिंसा और प्रेम के द्वारा विश्व के कठोर से भी कठोर हृदय को, यहाँ पर प्रेम नहीं दिया है लेकिन अहिंसा तो दिया है, अहिंसा इसका उत्तर हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, क्या हैं, यहाँ पर इसका दिया हुआ है, इसके कौन कौन से हैं, हाँ ये देखिए लिखा है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। यह प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। शांति, सुख और रचनात्मक कार्य ये मिल रहे हैं, किसी में मिल रहे हैं, डी में मिल रहे हैं ये। ठीक है, तो किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख, और इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगले लेते हैं 75वां, नितांत, बहुत ही अच्छा शब्द है नितांत। इस शब्द का उपयुक्त पर्याय है, नितांत का अर्थ होता है अत्यधिक या बिल्कुल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, यानी बी जिसने लगाया है बिल्कुल, उसका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें लग रहा है 5 अच्छे प्रश्न थे, हो गए यहाँ पर। आगे देखते हैं, ये 5 प्रश्न थे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 से 80 के लिए एक गद्यांश दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपनी अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। देखिए अनुग्रहित की वर्तनी बिल्कुल ठीक लिखी है, ऐसे ही लिखा जाता है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। देखिए एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये वाला जो है हमने हाईलाइट किया था, यहाँ से मिला है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। ये वाला भी एक प्रश्न है, समूचा विश्व जो है वो एक परिवार सा क्यों लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक, बहुत अच्छा शब्द है, हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन की रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे।
अब इसमें जो प्रश्न संख्या 76 से 80 तक के प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम सीधे बताते हैं आपको, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। सारे प्रश्न मुझे पैराग्राफ में मिल गए हैं इसमें गद्यखंड में। चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 76। यह विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो इसका सही उत्तर है, मैंने बताया था आपको, प्रकृति और प्राण जगत का सिरमौर है, यही इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 77। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, तो इसमें आपको मिलेगा कि इसका विकल्प हो जाएगा ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 77 का सी, यानी इसका सी हो गया। पहले वाले का आपने बताया था हमने कि सभी है नहीं, इसका हो जाएगा कि प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 78। विश्व का परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, ये भी इसमें लिखा है कि परिवार सा लगने लगा है। ये देखिए, परिवार सा लगने लगा है किस कारण? यातायात एवं संचार के साधनों में विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं, यानी ये है इसका उत्तर। क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास, इसके कारण तो 78 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत, अभिप्रेत मतलब होता है अर्थ, तो हस्तामलक, हस्त धन आमलक, आमलक माने होता है आंवला, तो यानी इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो होगा हाथ में रखे हुए आंवले के समान, लेकिन इसका अर्थ अगर निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। यहाँ पर बात की गई है कि हस्तामलक की तरह हो गया है कि विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है, यानी जो रहस्य हैं वो स्पष्ट हो गए हैं और अनायास बिना ही प्रयास के बोधगम्य उनका ज्ञान हो गया है, तो यही इसका उत्तर है। अंतिम प्रश्न है इस पैराग्राफ का, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। परंपरागत चिंतन नहीं है, भावात्मक नहीं है, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए चिंतन नहीं है, क्या होगा? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। आगे चलते हैं, ये 20 प्रश्न बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ये पैराग्राफ पर है, ये इतिहास और भूगोल वाला। कई साथी हम देख रहे थे कमेंट में बता रहे थे कि ये बहुत कठिन प्रश्न है, जबकि बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। कई साथियों ने इसे छोड़ा भी है। यह इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात, एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो ऊपर इतिहास के अंक रहेंगे और नीचे भूगोल के। इतिहास के देखिए यहाँ पर नीचे पढ़िए, इंग्लिश में क्या है, मार्क्स ऑफ हिस्ट्री टू ज्योग्राफी, यानी भूगोल नीचे रहेगा। ठीक है, इतिहास और भूगोल के, यानी इतिहास के अंक अगर अधिक होंगे, अधिक हो जाएंगे तो अनुपात जो है वो 1 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर लॉजिक समझिए थोड़ा। इतिहास के अंक यदि मान लीजिए इतिहास में 20 अंक हैं, ठीक है, और भूगोल में 18 हैं, तो अनुपात जो है वो 1 से अधिक हो जाएगा। अगर इतिहास में अंक कम हो जाएंगे, इतिहास में 18 हो गया और भूगोल में 20 अंक हो गए, तो अनुपात 1 से कम हो गया। ठीक है, तो इतिहास में अंक अधिक हुए तो अनुपात 1 से अधिक हो गया, इतिहास में अंक कम हुए तो अनुपात 1 से कम हो गया। अब देखते हैं कितने 1 से अधिक हैं, कितने 1 से कम हैं, यही पूरा प्रश्न है। लॉजिक देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर सॉरी, ये देखिए पहले प्रश्न पर चलते हैं सीधे। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, यानी पूछ रहा है कि कितने का रेशियो 1 से अधिक रहा। भाई हम इसमें क्या दिया है, इतिहास से भूगोल के रेशियो में अनुपात में ये पैराग्राफ बना हुआ है, मतलब जो भी ग्राफ है ये इतिहास और भूगोल के अनुपात में बना हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, यानी पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि कितने का अनुपात इतिहास मतलब 1 से अधिक रहा। अब देख लिए कितने का अनुपात 1 से अधिक है, तो यहाँ पर कितने हैं 1 से अधिक अनुपात वाले, एक ये है और ये है। ठीक है, 3 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3, यानी इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं कितनों ने? 3 ने। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक अर्जित किए हैं 3 ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। किन छात्रों की को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अब ये पूछ रहा है कि इतिहास में अगर कम अंक मिलेंगे तो जो रेशियो होगा वो 1 से कम हो जाएगा। भाई इतिहास में कम हो गए, भूगोल में ज़्यादा हो गए, तो रेशियो 1 से कम हो गया। अब देख लेते हैं 1 से रेशियो कितनों का कम है। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है और ये, यानी 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7। देखिए विकल्प है कोई? 1 2 3 6 नहीं 7 नहीं है, सॉरी, यानी 1 देखिए 7 का तो 1 से अधिक है, कम की बात कर रहे हैं हम। 1 का कम है, 1 का कम है, 2 का कम है, 3 का कम है और 6 का कम है, 7 का अधिक है। 4 5 और 7 इनका रेशियो 1 से अधिक है, इनके इतिहास के अंक अधिक होंगे। भूगोल के अंक किनके अधिक है? जिनका रेशियो 1 से कम है, यानी 1 2 3 और 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 6। जिन्होंने बी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 83वां। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़त है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए वास्तव में भूगोल में पूछा गया है,
तो यहाँ पर जब अनुपात दे रखा है तो छात्र 3 और छात्र 4 के मध्य सिर्फ हम अनुपातों की तुलना कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर भूगोल की या इतिहास की तुलना नहीं कर पाएंगे, इतने आंकड़े नहीं दिए हैं। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से इसका डी होगा। आप लोग बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा और कैसे आप लोगों ने हल किया है इसे। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं और यही उत्तर इसका डी होगा। अगला लेते हैं 84वां, इतिहास आप भूगोल, यानी इतिहास और भूगोल के अनुपात के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। अब देखिए अधिकतम अनुपात क्या है, इतिहास आप भूगोल, इतिहास भूगोल का अधिकतम अनुपात ये है 1.55, ठीक है। और न्यूनतम अनुपात कौन सा है, ये वाला है 0.35। अब इनका अंतर पूछा है, सीधे सीधे घटा दो 1.20, ये वाला डी उत्तर हो गया इसका। कितना हो गया 1.20। अगला देखते हैं, छात्र 4 के भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में कितने अंक हैं। छात्र 4 1 2 3 4, ये वाला, इसको भूगोल में यानी इतिहास बटे भूगोल। अब भूगोल के अंक तो पता चल गए, 60 गुणे बराबर कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए फिर से, इतिहास को हिस्ट्री लिखते हैं H/G बराबर, ये अनुपात दिया है कितना है इसका 1.25, ठीक है। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी के इसके मार्क्स पता चल गए 60, कितने हैं 60 हैं, तो 60 से गुणा कर देंगे, हिस्ट्री पता चल जाएंगे। H बराबर कितना हो जाएगा 75, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 86 से 90 तक एक ग्राफ है दूसरा। इसमें प्रश्न में देखते हैं 86वां प्रश्न, कच्चे उनके उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष है। सबसे अधिक वृद्धि जो हुई है ये वाली हुई है 65 से 76, ये नहीं सॉरी, ये 11 की हुई है, 53 से 65 वाली 12 की हुई है, ठीक है। तो सर्वाधिक उच्चतम वृद्धि का वर्ष जो है 2016-17 है। तो 86 का विकल्प सी सही है। इसमें देखिए 12 की वृद्धि हुई है, 53 से 65 12 की वृद्धि हुई, और 65 से 76 11 की हुई, तो यही वाला जो है ये सबसे उच्चतम वृद्धि का वर्ष है। इसका उत्तर हो जाएगा सी 2016-17। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन, ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो आपको जोड़ना पड़ेगा पहले 4 वर्षों में, तो हमने जोड़ा था इसको पहले 4 वर्षों में, यानी इतने ये जोड़िए और ये जोड़िए, ठीक है। तो इसका जो योग आ रहा है 225 और इधर वाले का आ रहा है 275, ठीक है। कितना बढ़ गया, यानी 50 बढ़ गया। कितना बढ़ा, 225 से 275 हो गया, ठीक। आप क्या करें, 50 का 225 से वो निकाल लो, ये प्रतिशत में पूछ रहा है ना, कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो हो जाएगा 50 गुणे 100 बटे 225, ठीक है। 5 से काट दो, कितना हो जाएगा 5 चौकू 20, 55 25 45, और तो ये हो जाएगा 1000 बटे 45, ठीक है। 1000 बटे 45, इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 22.22, ये वाला 22.22 इसका सही उत्तर है 87 का। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो अभी हमने जोड़ा था, पहले 4 का 225 था और बाद वाले 4 का 275 था। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो कुल 8 का है 500, तो 8 से भाग करेंगे 500 को, तो आ जाएगा 62.5, कितना आ जाएगा 62.5, ये बी वाला इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। देखिए चलते हैं मैप पर एक बार फिर, वहीं ग्राफ पर अपने, सबसे अधिक प्रतिशत घटत किस में रही। देखिए कहीं इसमें घटा है, लेकिन 56 से 51 5 घटा है, बहुत अधिक नहीं घटा, एक ये घटा है, इसके बाद तो कहीं घटा नहीं है, 2 ही बार घटा है। तो 76 से 58 इसमें सबसे अधिक घटत हुई है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2018-19 में सबसे अधिक मतलब घटाव किस में हुआ है 2018-19 में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2018 और 19, ये यानी कि विकल्प ए, ठीक है, विकल्प ए इसका उत्तर है। अगला है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना मतलब अनुपात बताना है इसमें 2014-15 में और 19-20 में। अब 14-15 देख लेते हैं, 14-15 में है 53, नहीं सॉरी 14-15 में है कितना है 51 है, अनुपात बताना है। 14-15 में 51 है, और उसमें जो है जो 19-20 है उसमें 68 है। तो 51 और 68 का अनुपात बताओ, इसको कितने से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 से 51, 17 चकू 68, ठीक है। कितना हो जाएगा 3:4। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 89 था, नहीं 90, प्रश्न संख्या 90 का उत्तर हो जाएगा 3/4, यानी ये वाला ग्राफ भी पूरा हो गया, 3/4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90 हो गया, 91वां देखते हैं। 5 सेल्समैनों द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, ठीक है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। हम सीधे सीधे उत्तर बताते हैं, आप लोग अगर कोई प्रश्न बताइएगा तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अच्छा एक्सप्लेन भी करते हुए चलते हैं। तो इसको देखेंगे, जब सेल्समैन सी द्वारा सबसे अधिक तुलनात्मक अधिकतम वृद्धि जो है वो दर्शाई गई है 2016 में। जब हम अंतर वो देखेंगे निकालेंगे इसमें, तो ये जो है 2016 में सबसे अधिक दिखाई गई है
किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए 26,200 से सी की बात कर रहे हैं। देखिए सी वाले को पकड़िए, 26,200 से 27,800। देखिए इसमें 1200 कितना बढ़ा, 1600 बढ़ा, यहाँ पर 400 ही बढ़ा, इसके बाद 900 बढ़ा, इसका 300 बढ़ा, फिर 600 बढ़ा। सबसे अधिक किस में हुई? सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है 2016 में हुई है। ठीक है, तो इसका 91 का उत्तर हो गया सी, ए वाला। कौन सा हो गया? 2016। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बी का कमीशन 18 में, तो बी का कमीशन 18 में, यानी बी का कमीशन 18 में 28,000। ठीक है, 28,000 जो है पांचों सेल्समैनों के उस वर्ष के कुल कमीशन, यानी पूछ रहा है 28,000 का इससे रेशियो क्या है? 1,46,960 का। ठीक है, तो क्या करेंगे? 28,000 गुणे 100 बटे 1,46,960। इसको जब आप हल करेंगे तो अनुमान लगा लीजिए 14 दूनी 28, 20 से कुछ कम रहेगा। तो आपने यदि थोड़ा साइंटिफिकली लगाया होता, गणित पढ़े होंगे अगर आप अच्छे से, तो ये 20 से कुछ कम, तो यही एक ही विकल्प मिल रहा है 19.05। या ये हो सकता है, या ये हो सकता है 19.05। तो आप अगर भाग दे लेंगे, भाग दे दिया होता तो आप निकल आया होता 19.05, इसका उत्तर है। अगला है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो ये आप देखेंगे तो ये सी का है। किसका है? किस वर्ष पूछा गया, पहले वर्ष देख लेते हैं। 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि। 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में, ये और ये 2015 और 18 का इनमें अंतर निकाल लेंगे तो आप पाएंगे सी का जो है सबसे अधिक है। कितना है? मैंने लिखा था इसको, ये है 2900 रुपये। सी का जो है 2900 है और सबसे अधिक है। ए का निकाल लो घटा के, बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, सबका निकालोगे तो 2920 रुपये जो आ रहा है, सॉरी 2900 पूरा है, 2920 नहीं है, 2900 जो आ रहा है उसी का आ रहा है, तो इसका उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 93 का। अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, इनको सबसे अंत में किया जाता है। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो यह अंतर जो है अधिकतम है किसी भी वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा, तो यह जो है यह अधिकतम है किसमें? वर्ष 2019 में। ये देखिए, मतलब हर वर्ष का सबसे अधिकतम निकाल लो, सबसे न्यूनतम निकाल लो और देख लो कि किस वाले वर्ष में सबसे अधिक है ये। तो हमने सबका पांचों का, जितने भी 3-3-6 साल हैं सबका निकाला, तो ये पाया कि 2019 में है जो सबसे अधिक है, अंतर जो है सबसे अधिक है। अब देखेंगे इसमें सबसे कम वाला 24,600 है और सबसे अधिक वाला जो है वो 29,800 है, यानी यही खाली है कि जिसमें 5200 का अंतर है। ठीक है, और सब में इतना अधिक अंतर किसी में नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2019। प्रश्न संख्या कौन सा था? प्रश्न संख्या 94 का उत्तर हो जाएगा 2019। आगे चलते प्रश्न संख्या 95 देखते हैं, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन के लगभग कितना प्रतिशत है? यहाँ पर थोड़ा प्रश्न में त्रुटि है, कितना प्रतिशत अधिक है होगा, क्योंकि इसको मैंने जब हल किया है प्रश्न संख्या 95 को, तो देखा है कि 2019 में सेल्समैन डी द्वारा, तो देख लेते हैं ऊपर आप देखेंगे तो सेल्समैन डी द्वारा जो कमीशन है वो है 29,800 और ए द्वारा अर्जित कमीशन है 24,600। जब ये इसका परसेंट निकालेंगे तो ये 1.21 गुना है, यानी 21% अधिक है। तो यहाँ पर अधिक है, छूट गया है हमारे हिसाब से, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, 21% इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं अंतिम 5 प्रश्न बचे हुए हैं। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और 96 से 100 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर 4 ब्रोकर दिए हुए हैं और 5 महीनों के इनके अकाउंट जो खुले हैं उनकी संख्या दी हुई है। प्रश्न पर चलते हैं सीधे। दिया है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? किस महीने में? तो आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि सितंबर में सबसे अधिक हुए हैं। सितंबर में कितने हुए हैं? 200 हुए हैं। किसमें? सितंबर में 200 हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी सितंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त में खुले खातों की संख्या में जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कमी या ज़्यादा थी? तो इसका उत्तर आप सीधे उत्तर बताते हैं, 35.3 है इसका उत्तर। जिन साथियों ने 35.3 किया है उनका सही है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1.04। यहाँ पर देखिए, चूँकि इसमें थोड़ा मेमोरी गड़बड़ कर रही है, मेमोरी कम पड़ रही है, इस वजह से हम जल्दी इसको बता रहे हैं। इसका 97 का मैंने बता दिया कि 97 का सही उत्तर होगा 35.3। 98 का हो जाएगा 1.04। 1.04 कैसे होगा? इसको जब आप योग करेंगे तब आप पाएंगे कि 208/200 हो रहा है। 208 इसकी योग हो रहा है इसका वाला एंजल का, और जेरोधा का 200 हो रहा है, तो 208/200 इसको जब हल करेंगे तो 1.04 निकलेगा। कितना होगा? 1.04। अगला है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों का औसत संख्या महत्तम है? तो आप ये जब पूरा हल करेंगे तो पाएंगे ट्रेडबुल में
सबसे अधिक है। महत्तम इसका जो है औसत संख्या महत्तम है। ट्रेडबुल में कितना है? 232 है। ट्रेडबुल का योग करेंगे इधर वाला तो 232 है। उसका जब औसत निकालेंगे 4 से भाग करके, 5 से भाग करके, तो इसका औसत भी महत्तम निकलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रेडबुल। और अंतिम प्रश्न है इसका, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो ये मैंने प्रश्न हल किया है। इसका उत्तर आया 57.82। ये मैं प्रश्न हल करके टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा कि कैसे क्या होगा। जो भी 5 प्रश्न हैं ये मैं थोड़े जल्दी बताए हैं आपको, हल करके बता दूंगा आपको। आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। तो कुल 100 प्रश्न मैंने यहाँ पर करा दिए। प्रयास किया है कि सारे प्रश्न मैं सटीकतम और प्रामाणिक तरीके से और शुद्धतम रूप में आपको उपलब्ध कराएं इनके उत्तर। आप लोग यदि कोई त्रुटि है तो आप लोग संज्ञान में लाइए, मैं उसको शुद्ध कर दूंगा। आप लोग अपने अंक कितने आ रहे हैं आप लोग अवश्य बताएं। आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया।